जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिलीव पिंटू पर स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, आशा है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के, हमारा तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो हमने आपको इस क्लास से पहले दो चैप्टर पढ़ा दिए हैं, वर्क पावर एनर्जी एवं ग्रेविटेशन वाला। जिन भाइयों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, वो क्लासें अभी नहीं देखी है, वो जाके वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर और ग्रेविटेशन वाला चैप्टर दोनों के कॉन्सेप्ट सेम हैं। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की, यानी कि विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र की। हमारा यह क्लास हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों के लिए होगा। जो भाई एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन और एसआई कम्युनिकेशन और साथ में जो भाई बीएसएफ आरओआरएम का भी पढ़ रहा है, जो आरओआरएम के लिए भी फॉर्म लगा रखा है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। हमने भाई अपने बाइलिंगुअल में अपने खुद के हैंड रिटन नोट से आपको अध्ययन करवाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र क्या चीज है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र, चार्ज देखेंगे, पहले चार्ज देखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत क्षेत्र, और एम मैग्नेटिक फोर्स, और ई एम वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। स्थिर अवस्था में एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि रेस्ट में, जब पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स होता है कि नहीं होता, मैग्नेटिक फोर्स होता है कि नहीं होता, या ईएम वेव होती है कि नहीं होती। तो जब पार्टिकल स्थिर रहता है, रेस्ट में रहता है, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके लिए होता है। और चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, उसके लिए रेस्ट पार्टिकल के लिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। तीसरा है ईएम वेव, और जो रेस्ट के लिए, उसके लिए विद्युत चुंबकीय तरंग भी नहीं होती हैं। और ये ये रेस्ट के लिए क्यों नहीं होती हैं, ये अगला चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक वाला, तब उसमें हम अच्छे से समझा पाएंगे कि ये क्यों नहीं करती हैं। अभी के लिए इतना समझो कि स्थिर अवस्था में विद्युत क्षेत्र, किसी पार्टिकल जो स्थिर अवस्था में, उसके लिए विद्युत क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, और ईएमएफ विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। और वी वेग से नियत चल रहा है, कांस्टेंट टाइम वी वेग से नियत चल रहा है, उसके लिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और उसके लिए विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। तो तीसरा जो त्वरित गति कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, उसके लिए तीनों गतियां होती हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती हैं, तीनों होते हैं। तो आपके लिए थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा कि त्वरित गति के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। तो उसके लिए क्या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दो का नाम दे देगा, ऊपर वाला दे देगा एक, यदि स्थिर अवस्था में दे देगा, नियत अवस्था में दे देगा एक्सीलरेट। इसमें एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम नीचे वाले में, ये हो गया। अब चार्ज, हिंदी वाला इधर है और इंग्लिश वाला इधर। जो भाई इंग्लिश मीडियम से है वो इधर से पढ़ेंगे, जो भाई हिंदी से है वो इधर से पढ़ लेंगे। दोनों लैंग्वेज में दे रखा है। तो चार्ज क्या है, चार्ज क्या एक स्केलर राशि है, चार्ज का मात्रक, सबको बताएंगे चार्ज का मात्रक, आवेश का मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कूलम इसका मात्रक है, और इसको सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक
यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या उसको वन फ्रैंकलाइन बोलते हैं, वन फ्रैंकलाइन भी बोलते हैं। एक कूलम बराबर, ये चीज आपको याद रखनी है कि एक कूलम बराबर 9 × 10⁻⁹ ESU फ्रैंकलाइन इलेक्ट्रो, ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब क्या है? ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक कूलम में कितना होगा? 3 × 10⁻⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये रिलेशन आपको याद रखना है। फिर आता है सबसे छोटी इकाई क्या है? आवेश की, चार्ज की सबसे छोटी इकाई क्या है? फ्रैंकलाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये यूनिट भी इसकी क्या है? सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट भी इसकी ये है। और प्रायोगिक जो हम प्रैक्टिकल यूनिट देखते हैं वो क्या होती है? विद्युत चुंबकीय इकाई होती है, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU होती है। लार्जेस्ट सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? फेराडे। फेराडे सबसे बड़ी इकाई होती है। एक फेराडे किसके बराबर होगा? 96,500 कूलम के बराबर होता है। एक फेराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है। ये रिलेशन याद रखना है। एक तो ये रिलेशन याद रखना है, ये याद रखना है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या याद रखना है, और सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ये थ्योरी के क्वेश्चन भाई आराम से पूछा जा सकता है। और जो अभी हमने पढ़ा है कि गतिशील अवस्था में कौन सा क्षेत्र होगा, त्वरित में और स्थिर में, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज के क्या क्या टाइप हैं? चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी को पता है कि आवेश 3 प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव आवेश होगा, या नेगेटिव होगा, या नेचुरल होगा। यानी कि या तो धनात्मक प्लस वाला होगा, या तो प्लस वाला होगा, या नेगेटिव वाला होगा, या प्लस माइनस दोनों होगा, यानी कि उदासीन होगा। यानी प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, उदासीन होगा। ये 3 उसकी क्या है, यानी कि टाइप है उसके। तो उदासीन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। उदासीन का मतलब क्या, आप सभी को पता है। उदासीन का मतलब जो नेचुरल उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। जो उदासीन होगा उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। अब जो प्रॉपर्टीज, आवेश के गुण क्या क्या हैं, आवेश के क्या क्या गुण है, उनकी प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। एक तो ये स्केलर राशि है, कंजर्व्ड यानी कि कंजर्वेशन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं सुरक्षित राशि है, और एक क्वांटित है। तो एक सूत्र भाई आपको को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपको न्यूमेरिकल में काम होगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई। देखो यहाँ हमने एक एक पॉइंट आपको लिख रखा है। Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है? प्रोटोनों की, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका मान सबको पता होगा। और एन क्या है? एक पूर्णांक संख्या, इंटीजर न होगा, यानी कि 1 2 3 ये होगा। ये नहीं होगा कि 1.5, एक फिक्स नंबर होगा। एक क्या होगा? फिक्स नंबर होगा। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक तो याद रखना स्केलर है, सुरक्षित है, और क्वांटित है। और इसका हम आवेश को कैसे याद करेंगे? Q इज इक्वल टू एन ई, इस सूत्र से याद करेंगे। सबको याद है? और एक इसकी एक क्या प्रकृति है? आवेश से क्या होगा? विकर्षित आकर्षित हो सकता है।
यानी कि समान आवेश क्या होगा, समान आवेश एक दूसरे को दूर भेजते हैं, यानी कि एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। और विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश है, जैसे प्लस प्लस आवेश होगा वो एक दूसरे से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, तो एक दूसरे को क्या होगा, दूर भेजेगा। और जो समान समान आवेश है उनके लिए प्रॉपर्टी तो ये है कि वो एक दूसरे को दूर दूर भेजेंगे। और जो विपरीत आवेश है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब देखते नहीं क्या, दो चुंबक लेते हैं तो दो चुंबक लेते हैं तो समान, उनके समान ध्रुवों वाले होते हैं, जो प्लस माइनस होते हैं वो क्या करते हैं, उसको प्लस प्लस वाले तो क्या करते हैं, उसको दूर भेजते हैं। चुंबक को लेते हैं तो वो एक दूसरे को से दूर जाना चाहती है। जैसे ही वो विपरीत आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक उसके पास आएंगे, एक दूसरे को चिपकने को करेंगे। ये नॉर्मल पॉइंट है। अपरिवर्तनीय हो सकता है, आवेश स्थानांतरित किया जा सकता है, स्केलर योग होता है, ये सभी नॉर्मल है, ये आप पॉइंट पढ़ लेना। स्पेसिक आवेश क्या होता है, स्पेसिक आवेश विशिष्ट, स्पेसिक आवेश विशिष्ट आवेश क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, ये सूत्र आगे भी आ जाएगा, क्यू क्यू अपॉन एम। स्पेसिक आवेश क्या होता है, विशिष्ट आवेश क्या होता है, क्यू अपॉन एम। ये क्या है, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश है। तो ये क्या है, आवेश, ये क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान और द्रव्यमान बट्टा, तो द्रव्यमान सॉरी आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश। ये दोनों का अनुपात ही तो है। अनुपात का मतलब क्या है, ये है, तो क्यों क्या ऊपर है, एम क्या है नीचे, तो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश। परिभाषा आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ क्या पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, या इस पे न्यूमेरिकल दे सकते हैं। तो आपको क्या चीजें याद रखनी है कि विशिष्ट आवेश क्या होते हैं, आवेश, आवेश बटा द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सभी के लिए अलग अलग हो जाएगा। ये सिग्मा अल्फा के लिए अल्फा का मान 2m क्यों है, क्योंकि अल्फा का द्रव्यमान के 2 गुणे के बराबर होता है, इसलिए इसका मान दे रखा है। और ये क्या है, सेम एक ही प्रकार के आवेश के लिए सेम प्रकार के आवेश के लिए सिग्मा का मान क्या होता है, बढ़ता है, और विपरीत प्रकार के आवेश का मान घटता है। नॉर्मल पॉइंट है, इतना कोई खास नहीं है। अब चालक और कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर आपने सबने पढ़ा है कि कंडक्टर क्या करता है और इंसुलेटर क्या करता है, सभी के नॉलेज में होगा कि चालक और कुचालक, चालक चालक क्या होता है, जो कंडक्टर क्या होता है, जिनसे होकर धारा का मान गुजरता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, वो तो क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं। तो जिनसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता वो क्या होता है, कुचालक होता है। जैसे ऊपर का तार है, ऊपर के तार से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो धारा का प्रवाह हो जाता है, तो वो क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, चालक हो गया। और जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे लकड़ी है, रबड़ है, प्लास्टिक है, इनके अंदर से धारा नहीं हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, तो ये क्या हो गई, कुचालक हो गई। अगर भाई अगर क्लास थोड़ा स्पीड, मैं स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ सर आप स्पीड से बोल रहे हो, तो ताकि हम क्या करेंगे, अगली क्लास में अपनी स्पीड कम कर लेंगे। तो फोकला होता है, ये सभी नॉर्मल पॉइंट आप पढ़ लेना इंडक्टर के लिए, नहीं क्लासें थोड़ी लंबी हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, नया आवेश, ये नॉर्मल पॉइंट है, इसमें आगे समझा देंगे इसको। अब आता है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस पे चलेगा, कुलाम्स लॉ क्या होता है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का युग्म, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, केंद्रीय संरक्षित द्विपरास वाला बल है, व्युत्क्रम का पालन करते हैं, मादे पर निर्भर करते हैं। अब ये चीजें हम आपको सबको बता देंगे। पहले हम देखते हैं क्या होता है, कुलाम्स लॉ क्या होता है।
एफ क्या है? बल है, कुलाम बल। तो कुलाम का मान क्या होगा? दो आवेश हैं, जैसे मान लो कि एक आवेश Q1 एक आवेश Q2। ये पहले वाले आवेश के क्या होता है? समानुपाती, और दूसरे वाले आवेश के भी क्या होता है? इसको हम जैसे मान लो कि दो आवेश है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलॉम बल क्या होता है? पहले वाले आवेश के समानुपाती होता है और दूसरे वाले आवेश के भी समानुपाती होता है। यानी कि पहले वाला आवेश का मान बढ़ेगा तो कूलॉम बल भी बढ़ेगा, और दूसरा वाला आवेश का मान बढ़ेगा तो ये भी मान बढ़ेगा। ये तो क्या हो गया? दोनों आवेशों के मध्य रिलेशन हो गया। और तीसरा क्या हो गया? ये क्या करता है कि जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी की क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन तीनों से क्या रिलेशन बनेगा? Q1 ये क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इस समानुपाती वाले को हटाएंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सबने पढ़ रखा कि कुलाम बल क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कुलाम बल क्या होगा? आवेश का मान बढ़ाएंगे तो आवेश क्या है? आवेश का मान क्या इनके समानुपाती है, और दूरी के क्या होगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आवेश का मान बढ़ेगा, आवेश का मान बढ़ेगा तो कुलाम बल का मान भी बढ़ेगा। दो पिंड हैं, दो वस्तु हैं, उनके आवेश आवेश का मान बढ़ाएंगे तो बल का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही थ्योरी में क्वेश्चन ये बनता है कि दूरी क्या कर देंगे? पिंडों की समान दे देंगे और बोलेगा कि आवेश का मान बढ़ता है तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आवेश को 2 गुना कर देते हैं, या आवेश को समान रखते हैं दूरी को 3 गुना बढ़ा देते हैं तो बल का मान क्या होगा? ये सभी हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, उसमें बता देंगे। और अगर दूरी का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, अगर दूरी का मान घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इधर से देख लेंगे, सेम लिखा हुआ है इधर और इधर। तो हाँ, और के का मान क्या है? अभी यहाँ पे आया के, ये क्या है? ये क्या है? स्थिर विद्युतांक का क्या है? एक नियतांक कांस्टेंट है। तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है कि के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नोट्स में हर एक चीज लिख रखी है भाई। के का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और के का मान किसके बराबर होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये मान आपको याद रखना है, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन में सीधा भी दे देगा कि ये किसके बराबर होता है। और एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? 8.85 गुणा। ये मान भी याद रखना है, उसकी इकाई क्या होता है। और ये क्या है? वायु के लिए पूछेगा तो किसी निर्वात में पूछेगा तो क्या होगा? मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नोट का मान। ये तो नॉर्मल चीजें हैं मीडियम के लिए। तो इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको? के का मान याद रखना है, के F1 F2 अपॉन सॉरी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और मीडियम के लिए एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? ये चीजें आपको याद रखनी है। अध्यारोपित परिमेय क्या कहती हैं कि नेट बल का मान अलग अलग बल को हम ऐड कर देंगे तो वो नेट बल के बराबर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तीन आवेशों की स्थिति जहां पर हम बल शून्य करते हैं। बल का मान क्या करेंगे? शून्य करेंगे, इसको अलग अलग मान लेंगे तो ये सीधा है। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको हम ये टॉपिक आपको न्यूमेरिकल से समझाएंगे।
क्योंकि न्यूमेरिकल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये ऐसे तो चीजें आपको रटने की हो जाएगी, तो रटने वाली चीजें हम नहीं करेंगे। तो हाँ, याद रख सकते हो, तो ये चीजें याद रखना। पर ये टॉपिक आपको न्यूमेरिकल से करवाएंगे, तो ताकि आपको न्यूमेरिकल से सही समझ में आए कि बल का मान 0 कहाँ होता है। अभी के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं पेंडिंग रखता हूँ, इनको उससे समझाएंगे। और ये फॉर्मूला लोलक इस पेंडुलम के लिए, लोलक पेंडुलम की समस्या के लिए टेन थीटा का मान कैसे याद करेंगे। एफ क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है। एफ बराबर क्यू ई एम जी। ये सूत्र आप क्या करोगे, याद रख लोगे। अब कैसे है, इसमें तो टाइम लगेगा, तो आप ये इन फॉर्मूलों को क्या कर लोगे, सीधा याद ही रख लेना। कूलम्ब्स लॉ ये आपको मैंने बता ही दिया अभी। अब आता है कि विद्युत क्षेत्र एक कूलम्ब आवेश पर लगने वाला स्टैटिक फोर्स है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मेन चैप्टर अपन का यहीं से होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल अपॉन क्यों, यानी कि आवेश का मान देखो, विद्युत क्षेत्र यानी कि मेन चैप्टर आपका यहीं से होता है। वो तो क्या था, बेसिक था। तो विद्युत इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यों, यानी कि अगर क्यों का मान अपन एक कूलम्ब ले लें, क्यों का मान एक कूलम्ब ले लें, तो कूलम्ब की जगह हम एक रखेंगे, तो ई किसके बराबर हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हम कैसे निकालेंगे, या कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे। किसी पार्टिकल का आवेश एक कूलम्ब लेने पर, किसी पार्टिकल का आवेश एक कूलम्ब लेने पर उस वस्तु पर आरोपित फोर्स, उस वस्तु पर, किसी वस्तु का यानी कि कोई भी कण है, कोई पार्टिकल, उसका मान हम एक ले लेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। यही आपको क्या कैसे याद रखना है। किसी पार्टिकल का आवेश एक कूलम्ब है, तो वह किसके बराबर होगा, किसी कण का आवेश एक कूलम्ब है, तो वह विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। तो यानी कि विद्युत बल का मान इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। आप तो इसमें परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत बल अपॉन इलेक्ट्रिक बल अपॉन आवेश, एफ अपॉन क्यू विद्युत बल है, और ये क्या आवेश है, इसका मात्रक क्या हो गया, मात्रक सबको पता ही है कि E बराबर एफ अपॉन क्यू। तो एफ का मान क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक कूलम्ब। तो इसमें इलेक्ट्रिक लग गया, इलेक्ट्रिक बल हो गया, तो है तो बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये फॉर्मूला आराम से भाई सबको याद रखना, और सभी भाइयों को ये याद भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है, मेन चीज दिशा भी पूछ सकते हैं। पॉजिटिव की तो क्या होती है, बाहर होती है, और अपोजिटिव के यानी प्लस माइनस की तो और होती है, यानी प्लस माइनस होता है तो उसके और उसकी तरफ होते हैं, और प्लस प्लस होता है तो उनसे दूर जाता है, वही है। जैसे प्लस प्लस है तो इनकी दिशा क्या होगी, इनसे बाहर की तरफ होगी, और जो प्लस माइनस है तो उनकी तरफ होगी। ये इसका छोटा सा पॉइंट है। अब क्या होगा, आपको इसके अंदर मैं डेरिवेशन तो करके बताऊंगा नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। तो इसमें किसी बिंदु पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी बिंदु पॉइंट के लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो एफ, तो ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक क्या होगा,
कांस्टेंट हो गया। अभी आपको बताया है कि, और इसका मान के का मान आपको बताया है कि के इज इक्वल टू 1/4 पाई या 9 × 10⁻9 वो इसका मान होता है। तो आपको क्या क्या चीज याद रखनी है, अगर क्वेश्चन देगा तो बिंदु, किसी बिंदु पॉइंट के लिए देगा तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी बिंदु पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी के लिए अगर ग्राफ पूछे, यानी बिंदु पॉइंट के लिए, तो वो क्या करोगे, ये क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये है। तो आपको पता है कि r² 1 में है तो उसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। नॉर्मल याद रखो, जो 1 में है, 1 में है यानी व्युत्क्रमानुपाती है, उस पावर में है तो उसका पैराबोलिक होगा। तो क्या होगा ग्राफ, ऐसा अपन बना देंगे। बस इतना याद रखना, वो कुछ नहीं याद रखना इसमें अंदर। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम दूरी का मान बढ़ेगा, दो आवेश के बीच दूरी का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, घटेगा। और दूरी का मान घटेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम दूरी, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान घटता जा रहा है। जैसे जैसे हम पास आएंगे, पास आए, इधर आए तो इतना, इधर आए तो इतना, और इधर आए तो इतना, ई का मान बढ़ गया ना इधर। तो वही बात है। फिर एक वोल्य के कारण, किसी वोल्य के कारण, किसी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, के क्यू अक्स अपॉन, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। ये अक्स क्या है, वोल्य से बाहर कोई बिंदु है, उस कोई आवेश है, उसकी केंद्र से दूरी है। और इसका आवर्तकाल क्या होगा, ये आवर्तकाल भी भाई याद रखना, सीधा आवर्तकाल भी पूछ सकता है। मैक्सिमम क्या होगा, अगर ई का मान 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ई का मान, ये चीजें आपको याद रखनी है। ई का मान 0 कर लेंगे तो हम इसको आराम से निकालेंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला है, सीधा आपको याद रखना कि बोलेगा, आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, उसमें आपको सभी ने याद भी किया होगा। अब सर्कुलर आर्क के कारण, यानी वृत्ताकार चाप के कारण, ये फॉर्मूला है, ये लैम्डा में भी है। स्केलर आवेश है, स्केलर आवेश क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर थीटा। तो ये दो फॉर्मूले स्केलर वृत्ताकार चाप के कारण याद रखना है, और हाफ रिंग के कारण, आधी रिंग के कारण 2k लैम्डा अपॉन आर, ये चीज आपको याद रखनी है। अभी इसमें मैं डेरिवेशन करके समझाऊंगा तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सीधा सीधा याद ही करना है। जो जो मैंने बोला कि ये आपको याद करना है, बताया है कि ये चीज याद करनी है, वो चीज आपको याद ही करनी है सीधी। अब उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, अब आती है कि आपकी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। बस ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं लास्ट टॉपिक करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी को बना देंगे। इसमें क्या रखना है, काल्पनिक रेखाएं जिनकी स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं तीव्रता को दर्शाती हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि ये कोई एक, इससे कोई रेखा गुजर रही है, काल्पनिक रेखा गुजर रही है किसी, अब ये कोई एक आवेश है या कोई वस्तु है, इससे क्या हो रही है, गुजर रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। तो इसकी दिशा, जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो गुजरने की दिशा क्या है, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। इसके अंदर यही एक पॉइंट है। चलो हम ये कर लेते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल धनात्मक पथ के साथ नहीं चलती,
और ये पॉइंट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, अलोंग इकाई इकाई धनात्मक इकाई धनात्मक आवेश पॉजिटिव आवेश के साथ बिल्कुल नहीं चलती हैं। और ये क्या करती हैं, जो प्लस से तो आरंभ होती है और माइनस में जाके समाप्त हो जाती हैं, प्लस से आरंभ होती है और माइनस में जाके समाप्त होती हैं। ऐसे इसका चित्र बन जाएगा, जैसे कि ये प्लस और माइनस, तो इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, ऐसे जाएगी, प्लस से माइनस की ओर चली जाती हैं। ये दो क्षेत्र रेखाएं, ये भाई आप समझ लेना, मतलब क्लास लंबी हो जाएगी। चालक की सतह के हमेशा लंबवत होता है, चालक के अंदर जीरो होता है, ये हम चीजें आपको समझा देंगे। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काट जहां काटेंगे वहां पर लंबवत एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, दो दिशाएं हो जाएगी। काटेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, तो ये क्या है कि पॉसिबल नहीं है। प्लस आवेश पॉजिटिव आवेश के लिए बाहर की ओर और नेगेटिव आवेश के लिए अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये नॉर्मल पॉइंट आप सभी को याद होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। आज के लिए भाई इतना ही है। आप सबको नोट्स कैसे लग रहे हैं आप हमें बताना। आज क्लास को हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप सभी से आशा है कि भाई क्लास को अच्छा प्यार सपोर्ट दोगे, और जो भाई नया आया है वो अभी क्लास को कंप्लीट देख लिया, और जो पहले वाले दो क्लासेस नहीं देखे उनको भी जाके देख लें। और हमारे इन नोट्सों की पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।